जब हम साइकोलॉजी इस शब्द को सुनते हैं या साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, ये एग्जैक्टली होता क्या है? इवन आई एम न्यू टू दिस। Okay, so psychology is basically ये स्ट्रेस एज सच आता क्यों है स्टूडेंट्स को? stress is a body's response to stress is like कि दो तरीके के स्ट्रेस होते हैं। अपने सराउंडिंग को फील करो कि नहीं, इट्स ओके। So when you say 5 things around you that you can see, so should I go and आप स्टेबल हो जाते हो। वंस यू आर स्टेबल ना, आप फिर से दोबारा फोकस कर पाओगे। यार मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, अगर मैं फेल हो गई तो। मैं रिसेंटली एक स्टैंड अप देखने गया था, अब समय रहना। आपको विराट कोहली तो पता होगा, दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन। लेकिन इज इट नेसेसरी क्या जब भी विराट कोहली बैटिंग करने जाते हैं हर बार वो सेंचुरी करते हैं? नॉट नेसेसरी, राइट। एट टाइम्स वो 0 पर भी आउट होते हैं, एट टाइम्स वो आउट ऑफ फॉर्म भी चले जाते हैं। वैसे ही कुछ एग्जाम्स में होता है। जब स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, व्हेन दे आर कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड, एट टाइम्स उनका परफॉर्मेंस एग्जाम में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। और यहाँ पर जब आपका लेट्स से प्रिपरेशन पूरा है, कुछ बिहेवियरल कंसर्न्स आ सकते हैं आपके परफॉर्मेंस में। जो मैंने ऑब्जर्व किया है पिछले कुछ बैचेस में कि 5 to 10% ऑफ द स्टूडेंट्स जिनके ऊपर मैं भी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट होता हूँ, दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म। कुछ ना कुछ एक यूनिक कंसर्न आ जाता है, जिसे मैंने इन डेप्थ स्टडी किया और फिर मैंने एक कॉशियस कॉल लिया। इसके बाद आई डिसाइडेड टू टेक केयर ऑफ दिस। इवन दो 90% ऑफ द स्टूडेंट्स आर पासिंग पूरे प्रिपरेशन के बाद, बट आई स्टिल वॉन्ट टू फाइट फॉर दिस 10% स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैं क्या सपोर्ट कर सकता हूँ? वी थॉट ऑफ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। तो रिसेंटली हमने एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट को ऑनबोर्ड किया है, हु इज नाउ काउंसलिंग दी स्टूडेंट्स, जिनके पास कुछ टिप्स है, कुछ ट्रिक्स है, कुछ एक्सरसाइजेस है, कुछ अप्रोच है, जिसे यूज़ करके जब स्टूडेंट्स एक्सट्रीम स्ट्रेस में चले जाते हैं, एंग्जाइटी आ जाती है, पैनिक आ जाता है, ऐसे सिनारियोज को कैसे टैकल किया जा सकता है और रिमेनिंग 10% ऑफ द स्टूडेंट्स भी एग्जाम में कैसे एक्सेल कर पाएंगे, इस पर्सपेक्टिव को कंसिडर करते हुए हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं और हम आपको अन्वेषा, हमारे एक्सपर्ट से मुलाकात करा रहे हैं। हाय अन्वेषा, हाउ आर यू? हाय आदित्य सर, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो गुड। एंड व्हाट हैव यू बीन अप टू लेटली? कैसे चल रहा है आपका हफ्ता? या इट वाज गुड, quite busy but it's good. It's good, okay. But coming to very basics of today's agenda, जब हम साइकोलॉजी इस शब्द को सुनते हैं या साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, ये एग्जैक्टली होता क्या है? Psychology is basically is the scientific study of human brain and behavior. Like एक अगर इंसान ऐसा बिहेव कर रहा है तो इसे क्यों कर रहा है, उसका रीजन क्या है? We study the behavior, the patterns of behavior of human. तो फ्रॉम लेट्स से समवन हु इज लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ सपोर्ट, उस पर्सपेक्टिव से मैं पूछ रहा हूँ कि चलो, मैं हमारे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, सो एट व्हाट पॉइंट आई शुड कंसीडर कि मुझे एक साइकोलॉजिकल काउंसलर के पास जाना चाहिए? जब आपको लगे कि आपका जो प्रॉब्लम्स है वो आपके डेली लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, लाइक यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म योर डेली टास्क जैसे होना चाहिए। फॉर सपोज आपने खाना आपको ठीक है, आप कभी कभी अपसेट होते हो, 1 बार 2 बार खाना नहीं खाते हो, वो समझ में आता है, पर जब वो आपके डेली बेसिस पे हो जाएगा कि आपका कुछ रीजंस के चलते, आपका स्ट्रेस के चलते आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आपका मील स्किप होते जा रहा है, सो that's the point where you think that you are not able to manage, like you are not being able to manage it on yourself, by yourself. So that's where you need a psychological help. वैसे आपका आंसर सुनते हुए मुझे लगे I skip a lot of meals, but ठीक है। Coming to a student's life in today's time, अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उसके वजह से एज वी हैव डिस्कस्ड प्रीवियसली कि जब भी स्टूडेंट जाता है एग्जाम के लिए, देयर आर यूजुअली 3 कंसर्न्स फ्लैग्ड बाय अ स्टूडेंट। एक होता है कि सर बहुत स्ट्रेस चल रहा है, तो मेरी पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है, शायद वो पर्सनल लाइफ की वजह से हो, चाहे वो वर्क प्रेशर की वजह से हो। तो यहाँ पर स्ट्रेस लेट्स से, और बाकी के 2 फैक्टर्स भी हाईलाइट करता हूँ, 1 इज स्ट्रेस, सेकंड इज एंग्जाइटी एंड थर्ड इज एक्सट्रीम पैनिक अटैक। तो स्ट्रेस से स्टार्ट करते हुए, ये स्ट्रेस एज सच आता क्यों है स्टूडेंट्स को, रूट कॉज एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं, एंड एज अ प्रोफेशनल फ्रॉम योर एंड how should we manage it starting from the stress perspective? So basically stress is a body's response to pressure. जब हम पे बहुत ज़्यादा ओवरलोड आ जाती है या फिर प्रेशर आ जाती है, आप ले सकते हो एक्सपेक्टेशंस, जैसे कि पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन कि मेरे पेरेंट्स का मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, सो आई नीड टू मीट दैट एक्सपेक्टेशन लेवल। तब क्या होता है ना, उसी प्रेशर में हम स्ट्रेस के चलते जितना जैसे परफॉर्म करना चाहिए ना, हम उतना परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। सो आप ये सबको रूट कॉजेस ले सकते हो, जैसे कि लाइक टू परफॉर्म बियॉन्ड आवर कैपेसिटी, दैट्स द प्रेशर।
सो उस सब के चलते स्ट्रेस होती है। एंड स्ट्रेस इज लाइक कि दो तरीके के स्ट्रेस होते हैं, एक है यू स्ट्रेस एंड इज अनदर इज डी स्ट्रेस। लाइक यू स्ट्रेस इज अ पॉजिटिव स्ट्रेस जिससे हमारा पॉजिटिव आउटकम्स आती है। लाइक नॉर्मल स्ट्रेस लेना एग्जाम के टाइम पे इज़ ओके, अगर आप स्ट्रेस लोगे एग्जाम के टाइम पे तभी आप उस मतलब इमरजेंसी को समझ के आप पढ़ पाओगे। अगर मैं कुछ ज़्यादा ही जितना ज़रूरत से ज़्यादा अगर स्ट्रेस लूँगी तो वो मेरा पढ़ने के रूटीन को हैम्पर करेगा एंड आई वोंट बी एबल टू, मतलब ना ही मैं पढ़ पाऊँगी ना ही मैं प्रिपेयर कर पाऊँगी एंड दैट विल अल्टीमेटली हैम्पर माई रिजल्ट. Okay. And as I said, this is the negative stress, that's the distress. So positive stress is good, to certain extent stress is good. Okay. So let's assume कि मेरे पास let's say पेरेंट्स का प्रेशर है, let's say मैंने खुद से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन सेट किया एंड आई हैव यू स्ट्रेस के बियॉन्ड जाके अब मैं डिस्ट्रेस मोड में चला गया हूँ. तो यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए जिसकी वजह से स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा? अगर स्ट्रेस हो रही है तो हम उसके लिए कुछ साइकोलॉजिकल टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ग्राउंडिंग टेक्निक्स है, हम ब्रीदिंग टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, स्लो ब्रीदिंग. अगर मुझे स्ट्रेस हो रही है तो आई काम माई सेल्फ डाउन फर्स्ट कि ठीक है, होता है, एग्ज़ाम है, होगा, पर मुझे ये स्ट्रेस में नहीं रहनी है. मुझे इसको काम करके अगर मैं काम कर पाऊंगी तो ही जाके मैं पढ़ पाऊंगी, वरना स्ट्रेस लेके मुझे कुछ होने नहीं वाला है. सो अपने सराउंडिंग को फील करो कि नहीं, इट्स ओके. जैसे मैंने आपको बोला ग्राउंडिंग टेक्निक्स, तो ग्राउंडिंग होता क्या वैसे? इट्स बेसिकली लाइक इट्स अ टेक्निक जिसमें आता है 5 4 3 2 1. सो 5 इज बेसिकली कि 5 थिंग्स अराउंड यू दैट यू कैन सी, Okay. एंड 4 थिंग्स अराउंड यू दैट यू कैन लाइक टच, and 3 things around you that you can smell, or 2 things around you that you can hear, and 1 thing around you that you can taste. Okay. Yes. So इससे क्या होता है ना, like you are aware, like aware हो जाते हो So ये अपने. थोड़ा रुकी क्वेश्चन लगेगा आपको. हाँ. So when you say 5 things around you that you can see, so should I go and see or count 5 No, things? for suppose I'm sitting here and मुझे बहुत ज़्यादा stress हो गई है, so I'll see कि here's a laptop that I can see, here's a coffee that I can see. So I'll ऐसा क्या होगा ना, मैं डाइवर्ट हो जाऊंगी मेरे स्ट्रेस से. जो एक्चुअल कॉज होगा उससे जब मैं डाइवर्ट होकर ये सब चीज़ों में एंगेज हो जाऊंगी ना, तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा स्टेबल हो जाऊंगी और काम हो जाऊंगी. फिर देन मैं वापस आके फोकस कर सकती हूँ मेरे स्टडीज़ पे. वैसे अगर ग्राउंडिंग और ब्रीदिंग टेक्निक्स के बियॉन्ड भी अगर हम जाए तो आर देयर एनी एडिशनल टेक्निक्स जिसे हम यूज़ कर सकते हैं टू मैनेज लेट्स से स्ट्रेस, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स? यस. जैसे कि आप मतलब थोड़ा थोड़ा सिप वाटर, स्लोली थोड़ा सा पानी पियो, उससे आपको कामनेस फील होगा. एंड जैसे हमने मेंशन किया कि ब्रीदिंग टेक्निक्स आपने स्लोली आप एक्सेल करो, ब्रीथ करो. एंड ग्राउंडिंग टेक्निक्स पे आपको मेंशन किया 5 3 4 2 1, वो आप कर सकते हो. आप काउंटिंग बैकवर्ड्स कर सकते हो. बैकवर्ड काउंटिंग आपको बहुत हेल्प करता है टू गेट बैक टू द लाइक द नॉर्मलिटी, मतलब वापस आने के लिए अपना स्टेबिलिटी में, आपका एनवायरनमेंट में. एंड लाइक टेक अ पॉज, मतलब बिफोर स्टार्टिंग समथिंग ना, टेक अ 10 सेकेंड का ब्रेक, थोड़ा पॉज लो, फिर खुद को काम करो एंड स्टार्ट विथ वॉट एवर यू आर डूइंग. ओके, साउंड्स इंटरेस्टिंग. मैं रिसेंटली एक स्टैंड अप देखने गया था ऑफ समय रैना. तो ही हैज़ एक्चुअली हाईलाइटेड द सेम एक्सरसाइज. सो ही वाज टेलिंग वन इंसिडेंट के जो अभी रिसेंटली उनके साथ कंट्रोवर्सी हुई थी. ही वाज इन यूएस ड्यूरिंग हिज टूर एंड स्ट्रेस लेवल हाई होने की वजह से ना ही वाज पैनिकिंग. सो ही कॉल्ड अप तन्मय भट्ट आस्किंग फॉर असिस्टेंस के यार तन्मय भाई ऐसे ऐसे हुआ है, मैं क्या करूँ. सो तन्मय भट्ट हैड हाईलाइटेड दिस 5 4 3 2 1 वाला एक्सरसाइज विच ही ऑल्सो रीटरेटेड इन इट स्टैंड अप. सो या नाइस टू हियर, वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है, नेक्स्ट. सो चलो मैंने ग्राउंडिंग एक्सरसाइज कर लिया. एंड सेकंड थिंग आई थिंक यू मेंशन ब्रीदिंग टेक्निक्स. स्लो ब्रीदिंग, जैसे कि आप 5 सेकंड का डीप ब्रीदिंग लो, फिर टेक टाइम टू, मतलब धीरे से उसको एक्सेल करो. तो उससे भी क्या हो ना, आपको कामनेस फील होती है, आप स्टेबल हो जाते हो. वंस यू आर स्टेबल ना, आप फिर से दोबारा फोकस कर पाओगे. ओके, सो दैट्स अ नाइस रेमेडी. एनीथिंग बियॉन्ड दिस और दिस टू आप योगा प्रैक्टिस कर सकते हो रेगुलर बेसिस पे. आप लाइक फिजिकल एक्टिविटी इज मैंडेटरी, लाइक 20 to 30 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी डेली, ऑल दिस थिंग्स. एंड आप अपने हॉबीज़ प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे कि आर्ट थेरेपी है, म्यूज़िक थेरेपी है. आपको अगर स्ट्रेस हो रहा है तो आप थोड़ा टाइम के लिए म्यूज़िक सुन लो, आपको काम फील होगा, देन यू कैन फोकस बैक टू योर स्टडीज़. ओके, एंड चलो गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल नाउ. सो लेट्स से फ्रॉम स्ट्रेस, व्हेन डज स्ट्रेस टर्न इनटू एन एंजाइटी? जब वो लाइक स्ट्रेस जब कंटिन्यू होने लगता है ना, लाइक जब आप मैनेज नहीं कर पाते हो, लाइक एंजाइटी इज बेसिकली लाइक कांस्टेंट फियर एंड वरी अबाउट फ्यूचर इवेंट्स. लाइक हम ऐसे एंजाइटी हो रही है हमें एग्जाम से पहले, वो अंडरस्टैंडेबल है. अगर हमें छोटी छोटी चीज़ों पे एंजाइटी कंटिन्यू करने लगा कि अभी मतलब कि फॉर सपोज ऐसा है कि कुछ फ्यूचर में होने वाला है, उसको सोच सोच के मैं अभी से डरने लगूँ, सो दैट्स माई एंजाइटी कि क्या आउटकम्स आएगा, नेगेटिव आएगा या अनसर्टनिटी, वो सबसे हमें एंजाइटी होना स्टार्ट होती है. सो हम वो सब मैनेज कर सकते हैं, एज आई मेंशन लाइक कि ब्रीदिंग टेक्निक्स है. थ्रू दिस टेक्निक्स. यस.
इज एंग्जाइटी कोरिलेटेड टू ओवरथिंकिंग? क्योंकि Yes. जैसे आप मुझे बता रहे हो यस, इट्स लाइक अ कांस्टेंट फियर, सोच सोच के ओवर थिंक करने कि एग्जाम हुआ नहीं होगा, बट मतलब प्रैक्टिस के टाइम पे, प्रिपरेशन के टाइम पे, यार मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, अगर मैं फेल हो गई तो, मैं फेल हो गई तो, फेल हो गई सोच सोच के हम उतना इनपुट दे नहीं पाएंगे जितना हम ऐसे में दे सकते हैं, जितना हमारा एबिलिटी है देने का. दिस इज समथिंग आई गो थ्रू रेगुलरली. एंड जो नए स्टूडेंट्स होते हैं, सो देर आर स्टूडेंट्स हु हैव लेट्स से गिवन इंडियन प्रोफेशनल एग्जाम्स, तो उनको एक डिफिकल्टी लेवल पता होती है. हाँ. उनको पता होता है कि ग्रेजुअल लर्निंग कब होता है, कि आप स्टार्ट करोगे कल से सब कुछ आ जाएगा, ऐसे नहीं है. बट स्टूडेंट्स हु आर न्यू टू लेट्स से इकोसिस्टम ऑफ प्रोफेशनल एग्जाम्स, यस, उनके साथ यूजुअली ऐसे होता है कि सर मैंने 10 में से 7 क्वेश्चन कर लिए, 70% एक्यूरेसी इज गुड इन प्रोफेशनल एग्जाम. बट फिर मुझे कॉल आ जाता है कि सर 30% क्वेश्चंस गलत हो गए, सर आई एम गेटिंग वेरी टेंस्ड, सर मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है. एंड देन आई कन्वे देम कि अरे दिस इज गुड, आप ओवरनाइट सब हाँ. एक्सपर्ट नहीं बनोगे, सारी चीज़ें नहीं आ जाएंगे, थ्रू प्रैक्टिस रिविजन ये इंप्रूव होगा. बट यस, दिस पर्सपेक्टिव हेल्प्स. And now coming to the third part, which is in my last batch, I had one student who was completely prepared, ठीक है, in-house topper, but somehow she got a panic attack in the exam and she went completely blank. तो वहाँ पर then I got a call, a very, I would say, not so good call. तो वहाँ पर then she asked for help कि सर मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, मुझे पैनिक अटैक क्यों आ रहा है. तो एज अ प्रोफेशनल हाउ वुड यू गाइड सच अ कैंडिडेट? जैसे कि जब वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, पहले तो उनको स्टार्टिंग से ओवर थिंकिंग करना नहीं है. इफ़ शी इज़ मतलब अगर वो ड्यूरिंग द मॉक एग्जाम्स इफ शी इज़ स्कोरिंग वेल, पहले तो उनको अपने पे कॉन्फिडेंस रखनी है कि हाँ मैं कर सकती हूँ. अगर बुरा होता है, इट्स नॉट लाइक द लास्ट अटेम्प्ट तुम्हारा लाइफ का है, गो फॉर द सेकंड अटेम्प्ट. ये नहीं कि आपको एक बार में ही आप सब कुछ कर लोगे. सो अगर पहले से तो ये ओवर थिंकिंग करनी है नहीं. अगर कर भी लिया है और एग्ज़ाम के टाइम पे आप बैठे हो सेंटर पे और ऐसे हो रहा है, सो रिलैक्स करो अपने आप को. क्वेश्चंस अगर स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, डिफिकल्टी लग रही है, इट्स नॉट लाइक ठीक है, मतलब डोंट जज कि पहले का अगर 5 क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो पूरा पेपर ही मेरा ऐसा होगा, और वो सोच सोच के मैं स्ट्रेस लो के क्योंकि ऐसा है ना कि पहले हमें स्ट्रेस होती है, फिर हमें एंग्जाइटी होना स्टार्ट हो जाती है, यार ये तो ऐसा है, मैं तो नहीं कर पाऊंगी. फिर हमें पैनिक अटैक्स आने लग जाती है, लाइक वी स्टार्ट स्वेटिंग, फिर हमारा ब्रीदिंग फास्ट हो जाता है, फिर हम अनस्टेबल हो जाते हैं, हम फोकस नहीं कर पाते. तो हमें पहले क्या करनी है ना, हम खुद को काम करेंगे, धीरे धीरे स्लो ब्रीदिंग करेंगे, फिर हम अपने सराउंडिंग में देखेंगे कि हाँ ठीक है मैं यहाँ पे हूँ. आज आई मैंशन लाइक प्रीवियसली की जो ग्राउंडिंग टेक्निक्स है उसको यूज़ करेंगे. उससे क्या होगा ना, हम थोड़े से स्टेबल हो जाएंगे, हमारा ब्रीदिंग बैक ऑन ट्रैक आएगा. तो हम ब्रीदिंग टेक्निक्स कर सकते हैं, फिर हम ग्राउंडिंग टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं. फिर हम ये करेंगे कि हर एक क्वेश्चन से पहले हम एक 10 सेकेंड का ब्रेक लेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, एक स्लो ब्रीदिंग लेंगे, देन विल गो फॉर द क्वेश्चन. थोड़े मतलब स्टार्टिंग के क्वेश्चन पे पूरा क्वेश्चन पेपर को जज करके पैनिक नहीं करनी है. अगर कुछ डिफिकल्ट लग रहा है तो उसको छोड़ो, आगे बढ़ो, फिर सब सॉल्व करने के बाद वहाँ पे वापस आओ और काम होके उस सेक्शन को आराम से करो. आई कुड वेरी मच रिलेट व्हेन यू सेड कि आपके पास लाइक आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, दैट माइट लीड टू अ पैनिक अटैक. और उस स्टूडेंट के केस में सो विथ कंप्लीट प्राइवेसी एंड रिस्पेक्ट टू दैट स्टूडेंट, वो किसी और कंट्री में शिफ्ट कर गई थी फ्रॉम इंडिया, एंड शी हैड ऑलरेडी गिवन वन अटेम्प्ट थ्रू सेल्फ स्टडी. शी हैड अप्रोच्ड विद सर्टन इश्यूज कि सर यहाँ पर गैप्स है. तो मैंने पूरा प्रिपरेशन करा के लिया था. इन द लास्ट 3 मॉक्स शी हैड टॉप्ड, ठीक है, ऑल मॉक मतलब थ्रू आउट जितने भी 5 मॉक्स हुए थे उसमें से 3 मॉक एग्जाम्स में 400+ था, स्पेशली द लेटेस्ट मॉक्स. सो आई वाज कंप्लीटली कॉन्फिडेंट. बट ड्यूरिंग एवरी कॉल शी यूज्ड टू साउंड वेरी एंग्शियस. तो मैंने एक बार पूछ भी लिया था कि व्हाई आर यू सो टेंस्ड, लाइक दिस इज एन एग्जाम, दिस इज पार्ट ऑफ द जर्नी, नॉट लाइक डू और डाई वाला सिनेरियो नहीं है. तब उन्होंने कहा था कि नहीं, माई हस्बैंड इज स्पेंडिंग अ लॉट ऑन माई एग्जाम, और उन्होंने मुझे बोला कि दिस इज माई लास्ट चांस, अगर ये नहीं हुआ तो आई हैव टू ड्रॉप द प्रोग्राम. So maybe some level of stress management is dependent on our surroundings as well. Yes. शायद हमारे friends और family बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. Okay. कि वहाँ पे ऐसा हुआ ना कि जैसे कि उनके जो हस्बैंड थे, इट्स लाइक कि उनका एक मतलब एक फाइनेंशियल बर्डन, मतलब उनको फील हो रहा होगा कि मेरे हस्बैंड इतना ज़्यादा मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मुझे उनके एक्सपेक्टेशन लेवल को मीट करना है, एंड दिस इज़ द ओनली चांस, मतलब ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है जिसमें मुझे एट एनी कॉस्ट क्लियर करनी है. उन्होंने मॉक के टाइम पे तो हाँ ठीक है वो घर से एग्ज़ाम दे रहे थे, हो गया, पर जब वो रियल मतलब टाइम आया करने का, उस टाइम पे उनको इतना ज़्यादा मतलब प्रेशर के चलते स्ट्रेस हो गए, जिसके चलते उनको पैनिक अटैक्स आने लगे, एंड शी वाज नॉट एबल टू फोकस, मतलब उनका फोकस ही हट गया, जिसके चलते वो डर के टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाई होंगी. Now, before going ahead, I have a message for you. I'm on a mission to build India's #1 institute for USCMA. So, if you're someone who's planning to pursue USCMA and want to be part of our success story, want to give me a chance to build your career, then do consider FinSted Education for pursuing USCMA. Here, the learning is based on real-life applications, case studies,
Secondly, there is a dedicated student success manager who will track your progress. And third, the placement model is inspired by IIM Lucknow's placement structure. So placement mentorship plus placement assistance will be taken care by our team. So if you want to pursue USCM and have any queries around it, you can visit our website to book a call with our experts. Or if you want to join our next batch, you can directly call this number and book your seat. See you in class. So another note that maybe openly अपने सराउंडिंग्स में जो भी फ्रेंड्स एंड फैमिली उनके साथ डिस्कस कीजिए कि हाउ क्रिटिकल दिस फेज इन योर लाइफ इज. जब एग्जाम आता है इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट कि जितने आप काम रहते हैं उतना सपोर्टिव आपका एनवायरनमेंट भी हो, तभी वो अच्छे से रिफ्लेक्ट होगा. विच ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू अनदर मेमोरी ऑफ माइंड. मैं 2018 में मैंने CFA लेवल 1 एग्ज़ाम दी थी और ये मेरी पहले एग्जाम नहीं थी. आई थिंक दिस वाज माय थर्ड और फोर्थ प्रोफेशनल एग्जाम. आई वाज गेटिंग यूज्ड टू इट, सो आई वाज क्वाइट कंफर्टेबल विद इट. तो उस एग्जाम में क्या हुआ कि मैं कभी भी ना क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट नहीं करता हूँ. इट्स अ क्लासिक ट्रिक कि अगर पेपर को थोड़ा डिफिकल्ट करवाना है तो क्वेश्चन 1 to 10 आप डिफिकल्ट कर दो. बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस वहीं पे चला जाता है एंड द रेस्ट ऑफ द पेपर देन फील्स अ बिट डिफिकल्ट. मेरा बर्थ डेट है 20th अप्रैल, सो 20 आई फील कि मेरा लकी नंबर है. तो मैंने क्वेश्चन पेपर लाइक बुकलेट खोला एंड आई स्टार्टेड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 20. मैं चला गया 100 तक और फिर मैं वापस आया क्वेश्चन नंबर 1 पे. ना जब मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे आया था 80% ऑफ द पेपर वाज डन, प्लस काफ़ी टाइम बचा था. लेकिन जब मैंने क्वेश्चन 1 to 10 सॉल्व किया, दोज वर द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन फ्रॉम द होल पेपर. और फिर मैंने सोचा कि अरे यार, अगर किसी ने नहीं, रादर मेजॉरिटी लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया होगा तो 1 से 10 तक जाते वक्त ही हालत ख़राब हो गई होगी. तो 11th के बाद अब कैसे लोग सर्वाइव करेंगे. सो लकीली और फॉर्चुनेटली आई गॉट थ्रू. लेकिन जैसे मैं एग्जाम सेंटर के बाहर आया, आई मेट माई फ्रेंड एंड शी स्टार्टेड क्राइंग. लाइक आदित्य, पहले 10 क्वेश्चन के बाद ही मुझे पसीना छूट गया था और फिर पूरे एग्जाम में वो रिफ्लेक्ट हुआ. सो आई थिंक यू हाईलाइटेड दिस इन द लास्ट आंसर, राइट. सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी इनिशियली डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, डोंट टेक दैट प्रेशर. इट्स अ क्लासिक ट्रिक यूज्ड बाय लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट्स. इनिशियली डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे टू टेस्ट योर कॉन्फिडेंस, कामनेस, प्रेशर एंड एवरीथिंग. नाउ कमिंग टू अ होलिस्टिक क्वेश्चन. कंसिडर दैट कि एक स्टूडेंट है जो आज प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है लेकिन एग्जाम 6 महीने बाद है. नाउ ड्यूरिंग दिस 6 months क्रिटिकल पार्ट होता है कि इट इज़ लाइक अ मैराथन. आपको हर रोज़ प्रिपेयर करना पड़ता है. यू नीड डिसिप्लिन कि आप एक कमिटेड एफर्ट डाल रहे हो. देयर इज़ नो ब्रेक इन बिटवीन, लैग इन बिटवीन. तो यहाँ पर एज अ स्टूडेंट अगर सारे एंगल से मैं सोचूं, मतलब बियॉन्ड पढ़ाई, मेरा स्लीप साइकिल हो गया, डाइट हो गया, फिजिकल एक्टिविटीज़ हो गया, तो इसको मैं एक आइडियल रूटीन में कैसे सेट कर सकता हूँ इफ़ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर अ प्रोफेशनल एग्जाम जो काफ़ी कॉम्पिटिटिव है. Okay, so sleep and diet it plays a very vital role in this. Like जब हम अच्छे से मतलब एक प्रॉपर स्लीप लेके जब उठते हैं तो ब्रेन को एक प्रॉपर रेस्ट मिलता है जिससे लाइक एक फ्रेश स्टार्ट होती है एंड इट हेल्प्स अस टू फोकस, टेक लाइक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती है. एंड डाइट जो होती है ना, लाइक इट प्रोवाइड्स अस एनर्जी जिससे हम अच्छे से जो दिन होता है वो प्रोडक्टिवली जाती है, हम अच्छे से प्रिपेयर कर पाते हैं, फोकस कर पाते हैं. सो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ओके, तो स्लीप साइकिल इज क्लियर. अगर मैं लेट्स से फिजिकल एक्टिविटीज़ की बात करूँ, प्लेइंग स्पोर्ट्स एंड ऑल, तो मेरे टीचर्स हमेशा बताते थे कि समवन हुज लेट्स से स्टडीइंग फॉर 6 hours वर्सेस अगर कोई 3 घंटा पढ़ रहा है लेकिन 3 घंटा खेल रहा है फिजिकल एक्टिविटीज़, मेमोरी रिटेंशन, फोकस मच बेटर होता है व्हेन समवन इज डूइंग फिजिकल एक्टिविटीज़. So second option would be better. Do you think so, being a professional? Yes, it's like कि जब हम फिजिकल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा एंगेज होते हैं ना तो हमारा ब्रेन बहुत एक्टिव रहता है, हमारा अटेंशन बहुत अच्छा रहता है. सो आई फील लाइक इट रियली हेल्प्स. फिजिकल एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट रियली हेल्प्स. Now coming to one interesting and maybe a challenging question. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनके ना पर्सनल लाइफ में कुछ चैलेंजेस होते हैं. मैं बहुत पहले, मतलब ऑलमोस्ट 2-3 साल पहले ना किसी और कोचिंग में पढ़ाता था. तो वहाँ पर एक स्टूडेंट आए थे, उन्होंने बोला था कि सर आई एम गोइंग थ्रू अ डिवोर्स. तो उस वजह से ना उनका प्रिपरेशन में उतना मन नहीं लग रहा है. मीन्स इफ आई टेक क्लासेस फॉर 2 days ही यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी कि पढ़ने में मज़ा आ रहा है. मंडे यूज्ड टू, सैटरडे संडे के बाद मंडे असाइनमेंट रहता था, तो मंडे तक वो मोटिवेशन रहता था. ट्यूसडे से द मोमेंट हिज रेगुलर रूटीन स्टार्ट्स, मंडे से ही रादर ऑफिस और घर के काम वगैरह, बाकी के जो भी कंसर्न्स है, फैमिली कंसर्न्स, वो जैसे स्टार्ट होते हैं यूज्ड टू फील डिमोटिवेटेड. वापस से सैटरडे संडे यूज्ड टू कम बैक, बट अगेन मंडे डिमोटिवेटेड. तो जब ऐसे चैलेंजेस होते हैं या फिर कोई हेल्थ कंसर्न्स हो या बाकी के कोई कंसर्न्स हो, हाउ टू टैकल ऑल दिस? शुड वी गो फॉर अ ब्रेक के वी शुड फोकस ऑन ओनली वन थिंग एट अ टाइम, और इज इट मैनेजेबल कि चलो ये चल रहा है, मे बी एज अ डिस्ट्रैक्शन वी कुड स्टार्ट स्टडिंग, एज अ डिस्ट्रैक्शन वी कुड डू समथिंग एल्स? क्या कर सकते हैं? टू बी ऑनेस्ट इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन. व्हाट आई विल सजेस्ट इज दैट कि अगर मतलब आप ट्राई कर रहे हो कि डिस्ट्रैक्शन के साथ कि मेरा प्रिपरेशन मेरा एक बहुत अच्छा डिस्ट्रैक्शन रहेगा, इससे मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, प्लस ये मेरा कुछ अच्छा बेनिफिशियल भी होगा, साथ में मेरा पढ़ाई हो जाएगा, मेरा प्रिपरेशन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा. अगर वो हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है एक अटेम्प्ट के मतलब थोड़ा दिन का प्रिपरेशन के बाद, देन टेक अ ब्रेक. अवॉइड मल्टीटास्किंग, टेक अ ब्रेक, स्टार्ट फ्रेश
and start your preparation. ओके, साउंड्स रीजनेबल. इवन जब स्टूडेंट्स मुझे भी आके पूछते हैं कि सर मैं 3 महीने में कर पाऊंगा या 6 महीने में कर पाऊंगा या नहीं, आई हैव अ वेरी सिंपल सजेशन कि जस्ट कोई आपको ऐसे रैंडमली बता रहा है कि हो जाएगा, इट डजंट मेक सेंस. जब मुझे किसी को रिकमेंड करना होता है, सजेशन देना होता है, व्हाट आई यूजुअली टेल द स्टूडेंट इज आप एक सेक्शन ट्राई करो या एक सब्जेक्ट ट्राई करो, 1 महीना उसे पढ़ो, फिर पूरा होने के बाद आप टेस्ट दो, वीकली टेस्ट दो, कंप्लीट टेस्ट दो. वहाँ पे एक्यूरेसी देखते हुए, आपका एक्यूमेन देखते हुए, आपकी ओवरऑल एफर्ट और उसका रिजल्ट देखते हुए, now once I have data, looking at the data, I can suggest कि अच्छा you are prepared or you are in a position to let's say study for more hours and go for the exam. अगर वहीं पे पता चल जाता है कि यार एक्यूरेसी नहीं आ रही विद इन अ मंथ और सो, देन वी कैन ऑलवेज रिकमेंड कि अच्छा इंस्टेड ऑफ 3 months व्हाई डोंट यू स्टडी फॉर 6 months और तब जाके आप एग्जाम दो. तो आई थिंक टेकिंग अ सैम्पल टाइम और सैम्पल टास्क एज अ टेस्ट इज अ गुड चॉइस. टू बी ऑनेस्ट, इफ आई गिव अ एग्जांपल ना, जैसे कि एक स्टूडेंट थे कुछ दिन पहले, उनका ऐसा था कि लाइक लास्ट उन्होंने जॉब किया था 2016 में. आफ्टर 2016 शी हैज़ बीन ऑन अ लॉन्ग ब्रेक. तो लाइक वो बहुत ज़्यादा डर रही थी, मतलब अभी के कंपटीशन में तो उनको जॉब में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी. सो उनको यूएसए में लेनी थी. she wanted to like pursue USCA में. सो ऐसा हुआ कि उनका बोलना था कि मुझे बेसिक्स तो मैं पूरा भूल चुकी हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है और मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं कैसे प्रिपेयर करूँ, मैं कैसे स्टार्ट करूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे ज़्यादा अटेंशन चाहिए होगा क्योंकि मुझे बेसिक ही नहीं आती है. सो व्हाट आई सजेस्टेड दैट कि आप अभी लाइक वी प्रोवाइड समथिंग लाइक कॉल्ड दी फाइनेंस 101, दैट इज़ लाइक द बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस. तो आप उसके साथ अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो. आप इतना जल्दी अपने प्लेट में इतना सारा चीज़ें ना लो कि जो आप कर नहीं पाओगे और ज़्यादा फंबल हो जाओगे. सो धीरे धीरे अपने टास्क को स्टार्ट करो. आप बेसिक से स्टार्ट करो. अगर आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, अगर 1 महीने में आपका बेसिक्स क्लियर हो जाता है तो हम नेक्स्ट मंथ से आप अपना USCA में स्टार्ट कर लेना, और अब थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेके अपना प्रिपरेशन कंप्लीट करो इसको, देन विल स्टार्ट विथ योर USCA में. ओके, साउंड्स रीजनेबल. नाउ कमिंग टू समवॉट चैलेंजिंग क्वेश्चन. ऐसे समझ लीजिए कि एट टाइम्स कैंडिडेट्स के उनके पर्सनल एंड पे बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं अराउंड मल्टीटास्किंग. लेट्स एक स्टूडेंट है जो कॉलेज जा रही है या ऑफिस जा रही है एंड उसके साथ घर भी संभालना है, एग्ज़ाम्स आ गए या वर्कलोड मतलब प्रेशर आ गया, कोई छोटा भाई बहन है उनका भी ध्यान रखना है, कोई फैमिली मेम्बर्स है उनका ध्यान रखना है, घर पे कुछ सपोर्ट चाहिए. तो जब कोई ऐसे चैलेंजिंग सिनेरियो हो तब स्टूडेंट क्या कर सकता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी या मल्टीटास्किंग, कैसे मैनेज कर सकते हैं? वी कैन से दैट कि जैसे कि वो चीज़ों को कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकता है. जैसे कि फॉर सपोज दिन में 1 घंटा ही सही, पर ये नहीं कि अगर बहुत सारा मतलब टास्क आ जाता है कि फॉर सपोज कुछ हो गया इश्यूज़ जिसके चलते उनका कुछ एक्स्ट्रा टास्क ऐड हो जाती है उनके दिन में. सो व्हाट यू कैन डू इज़ कि अगर वो दिन का 3 घंटा डेडिकेट करते थे स्टडीज़ को, वो उसको 1 घंटा कर सकते हैं, पर कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं. एंड ही कैन ऑल्सो लाइक द स्टूडेंट कैन ऑल्सो यूज़ कैलेंडर ब्लॉकिंग. दैट इज़ समथिंग लाइक वो अपना मतलब जैसे कि आज के दिन में मुझे ये टास्क है जो मुझे कंप्लीट करनी है, एंड मैं इसको किसी भी हाल में उसका एक पर्टिकुलर टाइम सेट करके अपना टास्क को बेसिकली वी कैन से दैट कि डिवाइड कर सकते हैं, एक टाइम टेबल फॉलो कर सकता है. एंड अगर ऐसा है कि एंड ही कैन ऑल्सो डू दैट कि प्रायोरिटाइजेशन कर सकते हैं, जैसे कि बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी कि ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है. सो लाइकवाइज ही कैन डू दैट. ओके, जो मैं भी यूजुअली सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप एक रूटीन सेट करते हो कि चलो मॉर्निंग में मेरे पास टाइम है तो मैं पढ़ाई खत्म कर लूँगा, सो रेस्ट ऑफ द डे यू हैव अवेलेबल फॉर रेस्ट ऑफ द वर्क, एंड रात को सोने से पहले वी कैन रिवाइज जो भी पढ़ा है हमने. प्लस प्रायोरिटाइजेशन में लेट्स से बहुत सारा काम है लेकिन 2-3 काम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उससे पहले करके रेस्ट ऑफ द काम रह गया तो रह गया, कांट हेल्प इट, क्योंकि एट टाइम्स यू कांट बी परफेक्ट एट ऑल द थिंग्स. तो वहाँ पे आप प्रायोरिटी सेट करके जो भी इंपॉर्टेंट है उसे प्रायोरिटाइज कर सकते हो. नाउ आई नो आई एम आस्किंग क्वाइट चैलेंजिंग क्वेश्चंस. अब थोड़ा लाइटर नोट पे चलते हैं. आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस था, मतलब बिफोर जॉइनिंग इंस्टीट्यूट, आई अंडरस्टैंड यू आर इनटू फॉरेंसिक काउंसलिंग. अभी मुझे तो पता है फॉरेंसिक काउंसलिंग क्या होता है. फॉर आवर व्यूअर्स, कैन यू हेल्प अस अंडरस्टैंड फॉरेंसिक काउंसलिंग क्या होता है, एंड उसके साथ वुड यू लाइक टू शेयर एनी स्टोरीज इफ यू आर कंफर्टेबल? ओके, सो लाइक आई डिड माय मास्टर्स इन फॉरेंसिक साइकोलॉजी. तो उसमें हमारा जो इंटर्नशिप था, आई डिड माय इंटर्नशिप एट प्रिजन, साबरमती सेंट्रल जेल. तो जस्ट टू बी स्पेसिफिक, शी सेड जेल, तो क्या कहते हैं उसे? प्रिजन. ओके. आई जस्ट मेक्स मी वेरी क्यूरियस. आपको ऐसे लगा नहीं, मतलब थोड़ा डर या नर्वसनेस लगा नहीं प्रिजन में जाते हुए? तो ऐसा था कि हाँ बहुत डर लगता था, और हमारे सीनियर्स भी हमें थोड़ा सा डरा दिए थे अपने एक्सपीरियंस के साथ. फिर पर हमारे साथ हमारे फैकल्टीज थे जो जेल में पोस्टेड है, तो उनका वहाँ पे काउंसलिंग रेगुलर बेसिस पे चलते थे, तो हम उनके अंडर थे, उनके सुपरविजन में थे. सो पर धीरे धीरे वहाँ पे मतलब टू बी ऑनेस्ट ना, मुझे वो ज़्यादा वो लगा, मतलब मज़ा तो बहुत आया, मतलब आउट कंपेयरिंग टू द आउटसाइड वर्ल्ड ना, वो ज़्यादा मतलब
बेटर लगा, बेटर था। ओके ठीक है। सो लाइक जेल में मेरा जो इंटर्नशिप था वहाँ पे ऐसा था कि लाइक हमें काउंसलिंग करनी थी प्रिजनर्स की, इनमेट्स की, उनको लाइक हेल्प करना था लाइक आफ्टर लाइक कि उन्होंने जो किया है, लाइक हम कभी उनको ये नहीं बोल सकते कि उन्होंने गलती किया है, जो हुआ है ठीक है, कभी कभी सर्कमस्टेंशियल होता है, किसी से गलती हो गई होती है। सो पहले तो उनको काउंसलिंग करनी कि जब वो जेल से बाहर आए तो कैसे री इंटीग्रेट कर पाए सोसाइटी में, कैसे नॉर्मल लोगों की तरह फिर से अपना जीना स्टार्ट कर पाए, अपना बेसिक में वापस जा पाए, और ताकि मतलब ऐसा हो कि वो कभी दोबारा वो चीज़ कमिट ना करें। उस चीज़ पे हम फोकस करके उनका काउंसलिंग करते थे। एंड ऐसा होता है कि जब आप एक जगह पे बहुत बंद होके रह जाते हो ना, कभी कभी उसका एडवर्स इफेक्ट भी आ जाती है, मतलब आपको फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है, अग्रेशन आ जाती है, एक रिवेंज टाइप का हो जाता है कि मैं निकलने के बाद मेरे साथ ये क्यों हो गया, वो हो गया। तो उस चीज़ के लिए हम उनको काउंसलिंग प्रोवाइड करते थे और to help them with the mental health and all this. Oh, that's nice to hear. And I'm glad कि अभी हमारे स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ वेलबींग, स्टूडेंट वेलबींग को भी आप सपोर्ट कर पा रहे हो। एंड इन एडिशन टू ऑल दिस, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आजकल कई सारे स्टूडेंट्स, मेनली लेट्स इन द एज ऑफ 18 to 25-26, यहाँ पर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ जो सोशल मीडिया का यूसेज है, प्रेजेंस है, वो आजकल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन टाइम। आई हैव अ स्टूडेंट जो कुछ महीनों पहले आया था मेरे पास एंड सेड कि सर मैंने ये सब पढ़ रहा हूँ, मैंने सब कुछ सॉल्व कर दिया, लेकिन अभी मुझे कुछ याद ही नहीं है। तो मैंने कुछ चीज़ें पूछ ली कि ये कब रिवाइज किया था, ये वगैरह सब कुछ तो ऑन ट्रैक था। तो मैंने बस पूछा कि आपका स्क्रीन टाइम दिखा मुझे। हिज डेली स्क्रीन टाइम वॉज 7 hours एंड आई वॉज सरप्राइज्ड। मैंने पूछा कि इतना ज़्यादा क्यों है, एंड आई वॉज फर्दर सरप्राइज बिकॉज वो स्टूडेंट कह रहा था सर पहले तो और ज़्यादा था, मैंने 10 घंटे से 7 घंटा लाया, एंड ही वॉज हैप्पी विद दैट। एंड जब इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम होता है ऑब्वियसली आपकी मेमोरी इंपैक्ट होगी टू सम एक्सटेंट। तो यहाँ पर आपका सजेशन क्या रहेगा कि हाउ टू लेट्स से मैनेज स्क्रीन टाइम, सोशल मीडिया, जो अटेंशन आता है और डिस्ट्रैक्शन होता है, इस सबको कैसे मैनेज किया जाए? जैसे कि हम पूरी तरह से तो क्विट नहीं कर सकते सोशल मीडिया, सो व्हाट वी कैन डू इसके बैलेंस कर सकते हैं। हम दिन का एक फिक्स्ड टाइम ये कर सकते हैं कि मैं दिन का 2 घंटा का सोशल मीडिया यूज़ करूँगी, उसको मैं 2 घंटे को थोड़ा थोड़ा हिस्सों में डिवाइड कर दूँगी कि पूरा दिन में मुझे इतना इतना यूज़ करके 2 घंटे का लिमिट रखनी है। एंड स्पेशली हमें सोने से पहले लाइक बिफोर योर बेड टाइम तो लाइक ट्राई टू प्रैक्टिस कि हम 1 घंटे तक बिल्कुल भी फ़ोन के कॉन्टैक्ट में ना आए और फ़ोन को अपने बेड तक ना लाए फ़ोन को, ताकि क्या होता है ना, जब हम फ़ोन बेड तक लाके सोते वक्त भी हम ऐसा एक आदत बन जाता है कि फ़ोन यूज़ कर करके सोते हैं। सो दैट्स लाइक कि वो सबसे हमारा बैड हैबिट होता है जो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। सो उससे क्या होता है ना, हमारा स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। सो वी कैन अवॉइड दैट एंड व्हाट वी कैन डू इज कि ट्राई टू बैलेंस कि एक प्रॉपर एक फिक्स स्क्रीन टाइम कर सकते हैं। नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू द लास्ट क्वेश्चन कि एज अ साइकोलॉजी प्रोफेशनल, एनी वर्ड ऑफ एडवाइस टू लेट्स से व्यूअर्स whoever is sitting for let's say professional exams or anything in terms of pressure, competitive exam हो, वर्क प्रेशर हो, बाकी की चीज़ें हो, एनी वर्ड ऑफ एडवाइस फॉर देम? ओके, लेट्स से कि मतलब अगर आप ज़्यादा प्रेशर मत लो, कोई भी चीज़ हो उसको कामनेस के साथ स्टार्ट करो ताकि आपका फोकस बना रहेगा, बिकॉज फोकस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड अगर जैसे कि बहुत सारे टास्क है, सो अवॉइड मल्टीटास्किंग। अपने जो भी टास्क है उसको थोड़े थोड़े लाइक पार्ट्स में डिवाइड कर दो ताकि आप उसको इजीली कंप्लीट कर पाओगे और वो कल के लिए ओवरड्यू ना हो जाएगा। सो जब वो कल के लिए ओवरड्यू हो जाता है ना, वो आपके लिए एक डबल प्रेशर बना देता है जिससे आपका मतलब प्रिपरेशन बहुत स्लो हो जाती है। सो उसको डिवाइड करके करो, स्लो में करो, पर उसको ओवरड्यू करके अपने पे प्रेशर मत लाओ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कंसिस्टेंसी मेंटेन करो एंड फोकस ऑन योर मेंटल हेल्थ, दैट इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। क्योंकि अगर आपका अगर आपका मेंटल हेल्थ सही रहेगा, आप स्टेबल रहोगे, तभी आप फोकस कर पाओगे, आपका अटेंशन सही रहेगा। सो दैट्स इट. Okay, that was quite helpful. And as our expert said, please make sure you are disciplined with your efforts. जो भी expectation set हो रहे, target set हो रहे, वो timely complete हो जाए ताकि end of our journey, end of our marathon, आप जब exam के लिए जाते हो, you are completely prepared and you are completely confident. So this brings us to the end of our podcast. Thank you for watching. If you like the video, make sure you press thumbs up button. अगर आप इस channel पे नए हो, then do subscribe. As usual, I'll see you in the next one.